आप देख रहे हैं फेयर नोटबुक चैनल। लिखो फेयर, रहो अवेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेयर नोटबुक चैनल। स्वागत है आपका। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 7 का अध्याय 2 मौसम को समझना। इस वीडियो में आप पाठ का सारांश, इससे संबंधित क्रियाकलाप, गतिविधियां और प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में भी यही वीडियो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। फिर नोटबुक चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर आप 7th क्लास सोशल स्टडी के नाम से जो है इंग्लिश मीडियम के वीडियो भी देख सकते हैं। मौसम हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। तापमान, वर्षा, हवा, नमी, वायुमंडलीय दाब जैसे तत्व मिलकर किसी स्थान का मौसम निर्धारण करते हैं। मौसम का सही आकलन हमें कार्यों की योजना बनाने, प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क रहने और जनधन की सुरक्षा करने में सहायता करता है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर, हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियां किस प्रकार सहायता करती हैं। मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के निरीक्षण के लिए पर्याप्त है। हम अपने दैनिक जीवन में मौसम के प्रभाव को लगातार अनुभव करते हैं। सर्दी की सुबह हम ठंड से कांपते हैं और भारी कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़ों का चयन करते हैं। हमारा शरीर मौसम का अनुभव करता है और हम अपने शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इस अध्याय में हम मौसम के विभिन्न तत्वों, उन्हें मापने के उपकरणों और मौसम पूर्वानुमान के महत्व को समझेंगे। मौसम क्या है? किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। वायुमंडल एक गैसीय परत है जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है। पृथ्वी के संदर्भ में इन गैसों को हम वायु कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक से की जा सकती है। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत को क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर कहते हैं और यही वह क्षेत्र है जहां सभी स्थलीय वनस्पतियां एवं प्राणी, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, निवास करते हैं और सांस लेते हैं। इसी परत में लगभग सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्रुवों पर यह परत पतली होती है क्योंकि वहां वायु सिकुड़ती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर यह परत मोटी होती है क्योंकि वहां गर्म वायु फैलती है। मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, वर्षा, मेघाच्छादित, आर्द्र, बर्फीला, तूफानी आदि। मौसम के तत्व और उनमें पहला तत्व है तापमान। वायुमंडल कितना गर्म या ठंडा है, इसे तापमान द्वारा मापा जा सकता है। हमारे जीवन में तापमान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गर्मी में बर्फ शीघ्र पिघलती है और सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है और ठंडे मौसम में दही जमने में अधिक समय लगता है। तापमान को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तापमान मापने के 2 प्रमुख पैमाने हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। उदाहरण के लिए 15 डिग्री सेल्सियस तापमान 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
तापमापी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य रूप से हमारे आसपास के परिवेश के तापमान को मापते हैं, जबकि अन्य तापमापी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। तापमापी प्राय रंगीन द्रव का उपयोग करते हैं जो तापमान बढ़ने पर फैलता है। हालांकि अंकीय या डिजिटल तापमापी जिसको हम कहते हैं उसको आजकल अधिक पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वे ज़्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। मौसम का दूसरा तत्व है वर्षण। जल के वे सभी रूप जैसे कि वर्षा, हिमवृष्टि या ओले जिसे कहते हैं, जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं, वर्षण कहलाते हैं। जब यह समाचार मिलता है किसी स्थान विशेष पर 30 मिलीमीटर वर्षा हुई तो इसका तात्पर्य है कि उस स्थान पर 30 मिलीमीटर गहराई तक वर्ष जल एकत्रित हुआ। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए वर्षामापी यानी रेन गेज यंत्र का उपयोग किया जाता है। जब वर्षा होती है तब जल संग्राहक कीप में गिरता है और उसे बेलनाकार नली में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित किए गए जल की गहराई को मापने के लिए नली पर एक मापक अंकित रहता है। मौसम का अगला तत्व है वायुमंडलीय दाब। वायु के भार द्वारा हमारे ऊपर और आसपास लगाया जाने वाला दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब समुद्र तट के पास ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं तो यह दाब कम होता जाता है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु का दबाव वहाँ कम होता है और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी जिसे बैरोमीटर भी कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग 1013 मिलीबार होता है। 1000 मिलीबार से कम का वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है। कभी कभी वायुमंडलीय दाब नाटकीय रूप से गिर जाता है और इसे मौसम वैज्ञानिक गर्त या निम्न दाब तंत्र कहते हैं, जो कभी कभी तूफान या फिर चक्रवात का रूप भी ले लेता है। अगला तत्व है मौसम का पवन। उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह बहना वह ही पवन कहलाता है। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पवन मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी की जरूरत रहती है, क्योंकि पवन उड़ानों और नौकायन को बहुत प्रभावित करती है। पवन की दिशा को मापने के लिए वात दिक् सूचक यंत्र विंड वेन का उपयोग किया जाता है। इसमें घूमने वाला फलक होता है जिसके एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है और तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। पवन की गति को मापने के लिए पवन वेग मापी एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 या 4 धातु के प्याले लगे होते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर घूमते हैं। मौसम का अगला तत्व आर्द्रता नमी। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यह तापमान, पवन, वायुदाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करती है। समुद्र के निकट स्थानों पर अंदरूनी स्थानों की तुलना में ज़्यादा आर्द्रता होती है। वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जल वाष्प नहीं होंगी तो उसमें 0% आर्द्रता होगी, जबकि जल वाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है।
व्यवहारिक रूप से शुष्क मौसम में आर्द्रता 20 से 40% के बीच रहती है, जबकि आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 80% के बीच होती है। आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालयों में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की जरूरत रहती है। प्रकृति के संकेतों का अवलोकन। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसके संकेतों को पढ़ना सीखा है। पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठ फल या मेवे एकत्रित करती हुई गिलहरियां, मेंढकों की तेज टर्राहट और चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना भी आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। आज भी भारत में कई स्थानों पर लोग मौसम का पूर्वानुमान, विशेषकर मानसून के आगमन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना और उनका स्वाभाविक व्यवहार जो मौसम के अपेक्षित परिवर्तन, विशेषकर भारी वर्षा का संकेत देता है। मेंढकों की टर्राहट में वृद्धि भी आसन्न वर्षा का संकेत देती है। चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वातावरणीय आर्द्रता से प्रभावित होती है। चीड़ के शंकु अपने बीजों की सुरक्षा हेतु आर्द्र परिस्थितियों में बंद हो जाते हैं और शुष्क परिस्थितियों में बीजों को बाहर फैलाने के लिए खुल जाते हैं। मौसम के मापन के आधुनिक उपकरण। पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीकों को खोज निकाला है। विभिन्न जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी प्रदेश विशेष में कुछ घंटों में, कुछ दिन या फिर यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। मौसम का अधिक सटीक आकलन हमें लाभ प्रदान करता है। कुछ घंटे या कुछ दिन पहले मौसम के विषय में पूर्व जानकारी आपको विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करती है। मौसम केंद्र और स्वचालित प्रणाली। किसी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की जरूरत होती है। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे होते हैं, जिससे मौसम का आकलन और निगरानी करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों की मापों का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता है, जो मौसम के मानचित्रण और पूर्वानुमान में सहायता करता है। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित तंत्र है जो मौसम के आंकड़ों जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब को मापने और दर्ज करने के लिए विभिन्न संवेदकों का उपयोग करता है। इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे कि मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4,800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम की एक हिम झील पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना 1875 में की गई, इसका आदर्श वाक्य आदित्य जायते वृष्टि है, जिसका अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है। यह वाक्यांश प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है और इस पूर्ण वाक्य का अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से भोजन और अन्न प्राप्त होता है
और भोजन या अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। यह विभाग देश भर में मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान का कार्य करता है। मौसम का पूर्वानुमान और इसका महत्व। मौसम वैज्ञानिक लंबे समय तक विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े इकट्ठे करते हैं। वे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। आजकल इस तरह की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसमी घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि समुद्र में तूफानी मौसम आने की आशंका है तो मछुआरों को अपनी नावों को बाहर निकालने के बारे में चेतावनी दी जाती है। या चक्रवात की आशंका है तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली कराना पड़ सकता है। भारत के मौसम विभाग द्वारा विभिन्न चेतावनी स्तर जारी किए जाते हैं। इनमें कई चेतावनी नहीं, जिसमें हरा रंग, ध्यान दें या सतर्क रहें पीला रंग, तैयार रहें नारंगी रंग, चेतावनी या कार्रवाई करें लाल रंग शामिल है। ये चेतावनियां विभिन्न मौसमी घटनाओं जैसे कि भारी वर्षा, तेज हवाएं, गरज और चमक, ताप लहर, शीत लहर, धूल भरी आंधी के लिए जारी की जाती हैं। इस पाठ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मौसम के विभिन्न तत्व तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम को परिभाषित करते हैं। इन तत्वों की स्थिति को विशेष उपकरणों द्वारा मापा जाता है। इनसे एकत्रित आंकड़े हमें मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। अलग अलग समय पर या परिस्थितियों में मौसम का कोई एक तत्व प्रमुख होता है। मौसम का जलवायु से गहरा संबंध है। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक और उपयोगी बनाता है, जो हमारे दैनिक जीवन और आपदा प्रबंधन दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह था पाठ मौसम को समझना। पाठ के प्रारंभ में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न था कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन और निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन और निरीक्षण प्रत्यक्ष अनुभव, प्राकृतिक संकेतों तथा मापन उपकरणों की सहायता से कर सकते हैं। हम तापमान को गर्मी या ठंड के रूप में महसूस करते हैं। आकाश में बादलों की स्थिति देखकर वर्षा की संभावना समझते हैं। पवन की गति और दिशा से मौसम में परिवर्तन का अनुमान लगाते हैं और हवा में नमी को पसीने या कपड़ों को सूखने की गति से पहचानते हैं। इसके अतिरिक्त तापमापी, वर्षा मापी, पवन वेग मापी, वायुदाब मापी और आर्द्रता मापी जैसे उपकरणों द्वारा मौसम के विभिन्न तत्वों को मापकर मौसम का सटीक आकलन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न था कि भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियां किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं। इसका उत्तर है कि मौसम की भविष्यवाणियां हमें आगामी मौसमी परिस्थितियों की पूर्व जानकारी देती हैं, जिससे हम समय रहते आवश्यक तैयारी कर सकते हैं। भारी वर्षा या तूफान की चेतावनी से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और प्रशासन राहत बचाव की व्यवस्था कर सकता है। सूखे की भविष्यवाणी से जल संरक्षण और फसल योजना संभव होती है, जबकि ताप लहर की चेतावनी से लोगों को धूप से बचाव, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने में सहायता मिलती है। इस प्रकार मौसम की भविष्यवाणियां जन धन की हानि को कम करने और आपदाओं से सुरक्षित रहने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस पाठ के बीच में कुछ क्रियाकलाप गतिविधियां दी गई हैं, उनके उत्तर इस प्रकार से हैं।
पेज नंबर 28 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत पूछा गया है कि आप अपनी स्थानीय भाषा में मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिप्स, प्लेजेंट जैसे सामान्य शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में उपयोग किए जाते हैं। तो स्थानीय भाषा में गर्म, ठंडा, सुहावना, उमस भरा, तूफानी, बारिश, धूप वाला, मनोरम, बैपम, कुलीर, मझाई, दमट, पाउस, बादली, सुखड़ और उनहाली जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। आप अपने स्थान जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ देखें कि आप इनमें से किन शब्दों का उपयोग मौसम के लिए करते हैं, वहीं उत्तर आपने लिखना है। पेज नंबर 29 पर आइए विचार करें के अंतर्गत एक गतिविधि है कि कल्पना करें चेन्नई का कृष्णन कश्मीर में रहने वाले आमिर से वार्तालाप कर रहा है। कृष्णन कह रहा है कि पिछली रात वर्षा के बाद चेन्नई में ठिठुरन हो गई है। आमिर पूछता कि वहाँ कितनी ठंड है। कृष्णन आमिर को कैसे बताएगा कि चेन्नई में कितनी ठंड है। आखिरकार कृष्णन के लिए जो मौसम ठंडा है वह आमिर के लिए बहुत सुहावना हो सकता है। इसका उत्तर है कि कृष्णन आमिर को मौखिक अनुभूति की बजाय माप योग्य मानक का उपयोग करके बताएगा। वह तापमापी का सहारा लेगा और कहेगा कि चेन्नई में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है। जैसे चेन्नई में आज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार तापमान बताने से आमिर को आसानी से समझ आ सकेगा कि चेन्नई में वास्तव में कितनी ठंड है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस एक सार्वभौमिक और सटीक माप है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों की ठंड और गर्मी की अनुभूति अलग अलग होती है। इसीलिए किसी स्थान के मौसम को समझने के लिए तापमान जैसे वैज्ञानिक मापदंड इसका उपयोग जरूरी होता है। पेज नंबर 29 आइए पता लगाएं के अंतर्गत गतिविधि है कि आपके अनुसार मौसम के अधिक सटीक आकलन के क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है मौसम के अधिक सटीक आकलन से हमें कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। कुछ घंटे या कुछ दिन पहले मौसम की जानकारी मिलने से हम अपनी गतिविधियों को बेहतर ढंग से जो है उसकी योजना बना सकते हैं। जैसे हम यात्रा, खेल, समारोह और दैनिक कार्यों की योजना मौसम के अनुसार बना सकते हैं। किसान फसल बोने, सिंचाई करने और कटाई का सही समय तय कर सकते हैं। भारी बारिश, तूफान या ताप लहर जैसी परिस्थितियों में लोग पहले से सावधानी बरत सकते हैं। स्कूल, कार्यालय और सार्वजनिक सेवाएं मौसम को ध्यान में रखकर व्यवस्था कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि जन धन की हानि कम होती है और समय और संसाधनों की बचत होती है। इस प्रकार मौसम का सटीक आकलन हमारे जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है। पेज नंबर 30 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत एक गतिविधि की अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बात करें और उनसे पूछें कि वे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, वे किन संकेतकों का अवलोकन करते हैं। तो आपकी जो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है उसमें प्रचलित कुछ कहावतें जो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित हों उन्हें भी जो है खोज करके लिखें। तो हमारे आस पड़ोस के बुजुर्ग मौसम का पूर्वानुमान प्रकृति के संकेतों को देखकर लगाते हैं। वे लंबे अनुभव के आधार पर पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करते हैं। बुजुर्ग जिन संकेतों का अवलोकन करते हैं उनमें चींटियों का अपने बिलों से अंडे जो है ऊंचे स्थानों पर ले जाना, यह भारी बारिश का संकेत है। मेंढकों का अधिक टटराना, यह वर्षा आने की संभावना का संकेत हो सकता है। पक्षियों का नीची उड़ान भरना तूफान या बारिश का संकेत होता है। आसमान में लालिमा या बादलों का गिरना मौसम बदलने का संकेत है। तेज और गर्म हवा का चलना वर्षा या आंधी से पहले की स्थिति हो सकती है। और चीड़, देवदार के शंकुओं का खुलना या बंद होना भी आर्द्रता में परिवर्तन का संकेत देता है। स्थानीय भाषा में प्रचलित कुछ कहावतें: पूर्व लाल, पश्चिम काला, समझो बरसे मेघ निराला, या फिर कहीं जगह पर
सांझ लाल सवेरा साफ, ये कहावतें प्रयोग होती हैं। कल से पानी गर्म है, चिड़िया नहावे धूर, चींटी अंडा ले चढ़े तो वर्षा भरपूर, यह कहावत भी प्रचलित है। शुक्रवार की वादरी रही सनिच्चर छाए, जो बाखे भड्डरी बिन बरसे ना जाए, तो ये उत्तर प्रदेश के एरिए में कहावत कही जाती है। सावन शुक्ला सप्तमी, जो गरजे आधी रात, तुम जाओ पिए मालवा हम जावे गुजरात, और तीतर वर्णी बादली विधवा का जरेख, ओ बरसे ओ घर करे इसमें मीन न मेघ, यह राजस्थान के एरिए की कहावत है। पेज नंबर 32-33 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत मध्य प्रदेश के एक नगर के तापमान को तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सप्ताह के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापना है, आपने इसमें ढूंढना है और इसकी रेंज का भी आकलन करना है। तो जो अधिकतम तापमान है सप्ताह का वो रहा है इस तालिका के अनुसार 32 डिग्री सेल्सियस, जो कि 3 मार्च 2025 को मापा गया, और सप्ताह का न्यूनतम तापमान जो है वो रहा 14 डिग्री सेल्सियस, जो कि 5 मार्च 2025 को मापा गया। इसकी रेंज यानी ताप सीमा का आकलन कैसे करते हैं, तो इसको निकालने के लिए जो सबसे अधिकतम तापमान होता है उसमें से हम न्यूनतम तापमान को घटाते हैं। तो ताप सीमा उच्चतम तापमान घटा निम्न तापमान, तो अधिकतम तापमान था 32 डिग्री, निम्न था 14, तो इनका डिफरेंस आया 18 डिग्री सेल्सियस। तो यह ताप सीमा यानी टेम्परेचर की रेंज है। पेज नंबर 33, कृष्णन और आमिर के बीच हुए वार्तालाप को याद करें। अगर कृष्णन कहता है कि चेन्नई में तापमान 20 डिग्री है और उसे ठंड लग रही है, तो उसके और आमिर के पास कोई साधन होगा जिससे वे दोनों समझ सकते हों। आमिर द्वारा कृष्ण के कथन पर की गई प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आपने अपने अनुसार उत्तर लिखना है। यहाँ पर हम एक उदाहरण स्वरूप उत्तर दे रहे हैं कि कृष्णन और आमिर दोनों के पास तापमान का सार्वभौमिक माप डिग्री सेल्सियस जैसा समान मानक होना चाहिए, जिससे वे चेन्नई के मौसम को ठीक से समझ सकते हैं। जब कृष्णन कहता है कि चेन्नई में तापमान 20 डिग्री है तो उसे ठंड लग रही है, तो आमिर इस संख्या के आधार पर स्थिति को समझ सकता है। आमिर की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है क्योंकि वह कश्मीर में रहता है, जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम चला जाता है। इसलिए जो तापमान कृष्णन के लिए ठंडा है हो सकता है वहीं आमिर के लिए सुखद या हल्का गर्म हो। इससे स्पष्ट होता है कि ठंड गर्मी की अनुभूति व्यक्ति और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, जबकि तापमान का मापन एक निष्पक्ष और सटीक तरीका है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तापमान जैसे वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग करने से अलग अलग स्थानों के लोग मौसम को एक दूसरे के लिए समझने योग्य बना पाते हैं, भले ही उनका व्यक्तिगत जो अनुभव है वो अलग अलग हो। पेज नंबर 35 पर एक गतिविधि है, ये विचार करें आपके अनुसार वायुमंडलीय दाब को मापना महत्वपूर्ण क्यों है और वे कौन हैं जिन्हें इस प्रकार के मापनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वायुमंडलीय दाब को मापना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मौसम में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। दाब में बदलाव तूफान, वर्षा या साफ मौसम का संकेत देता है। ऊंचाई पर दाब कम होने से ऑक्सीजन घटती है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इस मापन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मौसम वैज्ञानिकों, विमान चालकों, नाविकों, मछुआरों, पर्वतारोहियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को होती है, ताकि सुरक्षा और योजना को वे बेहतर बना सकें। पेज नंबर 35 आइए विचार करेंगे अंतर्गत पूछा गया कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे शरीर के पर्यानुकूलन के लिए मार्ग में विश्राम करें। हमारे सैन्यकर्मी ऊंचाई वाले स्थानों पर सेवाएं देते हैं, जैसे कि लद्दाख में खारदुग लॉ। यह स्थान समुद्र तल से 5600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है। यह कल्पना करना कठिन है कि ऐसे स्थानों पर वे कैसे रहते हैं।
वहाँ ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि वायुमंडलीय दाब लगभग 650 मिलीबार होता है। तो इस पर विचार करना है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब और ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए यात्रियों को पर्यानुकूलन के लिए मार्ग में विश्राम करने की सलाह दी जाती है। लद्दाख के खारदुक लॉ जैसे क्षेत्रों में, जो कि समुद्र तल से 5600 मीटर है, हमारे सैन्यकर्मी चरणबद्ध पर्यानुकूलन, विशेष प्रशिक्षण, उच्च ऊंचाई के अनुकूल उपकरण, ऑक्सीजन सहायता और सख्त अनुशासन के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रहते हुए निरंतर देश की सुरक्षा करते हैं। पेज नंबर 36 आइए विचार करें के अंतर्गत तस्वीरें दी गई हैं और प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपने बीजों को इस प्रकार पवन में उड़ते देखा है? अगर पवन ना होती तो इन बीजों का क्या होता? तो इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के बीज उड़ते हुए आपने जरूर देखे होंगे। तो इसका उत्तर लिखना कि हाँ, हमने बीजों को पवन में उड़ते हुए देखा है। ऐसे बीज हल्के होते हैं और उन पर रोएं, पंख या पतली झिल्ली होती है, जिससे वे हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। यदि पवन ना होती तो ये बीज माता पौधे के पास वहीं गिर जाते, उनका फैलाव नहीं हो पाता और नए स्थानों पर नए पौधे उगने की संभावना कम हो जाती। आगे पेज 37 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत पूछा गया कोच्चि और जयपुर में कहाँ अधिक आर्द्रता होने की संभावना है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र के निकट होने के कारण कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता होगी, किंतु हम निश्चित रूप से इसे कैसे जान सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता होने की संभावना है, क्योंकि कोच्चि समुद्र के निकट स्थित है, जबकि जयपुर एक अंतर्देशीय क्षेत्र है। समुद्र से उठने वाली जल वाष्प के कारण तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक रहती है। इसे निश्चित रूप से जानने के लिए हम दोनों स्थानों की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा माप सकते हैं। यदि कोच्चि और मंगलुरु के बीच आर्द्रता की तुलना करनी हो तो हम दोनों स्थानों पर एक ही समय और समान परिस्थितियों में आर्द्रता मापकर प्राप्त आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं। पेज नंबर 38 आइए विचार करेंगे अंतर्गत पूछा गया है यदि दिल्ली में आर्द्रता 52% और कोच्चि में 84% हो तो दोनों स्थानों में से कहाँ गीले कपड़े जल्दी सूखने की संभावना है? दोनों स्थानों पर तापमान समान है तो कहाँ आपको अधिक पसीना आने की संभावना है? तो दिल्ली में आर्द्रता 52% और कोच्चि में 84% है, इसलिए दिल्ली में गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे क्योंकि वहाँ हवा में नमी कम है और बाष्पीकरण तेज होता है। यदि दोनों स्थानों पर तापमान समान हो तो कोच्चि में अधिक पसीना आने की संभावना होगी, क्योंकि अधिक आर्द्रता के कारण पसीना जल्दी नहीं सूखता और शरीर को अधिक गर्मी महसूस होती है। पेज 41 आइए पता लगाएंगे अंतर्गत पूछा गया कि विभिन्न परिस्थितियों में मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर है कि मौसम का पूर्वानुमान विभिन्न परिस्थितियों में बहुत सहायक होता है। कृषि संबंधी परिस्थितियां, बुआई, सिंचाई, कटाई का सही समय तय करने में मदद मिलती है। सूखा या अतिवृष्टि से फसल को बचाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में यह पूर्वानुमान सहायक होता है। चक्रवात, बाढ़, तूफान, ताप लहर और शीत लहर से पहले चेतावनी जारी की जाती है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता मिलती है। यात्रा और परिवहन में मदद मिलती है। हवाई, समुद्री या सड़क यात्रा की सुरक्षित योजना इससे बनाई जा सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की जा सकती है। दैनिक जीवन और कार्यक्रम में इसका उपयोग होता है। स्कूल, खेल, विवाह समारोह, त्यौहार आदि की योजना को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बनाया जा सकता है। कपड़ों को सुखाने और अन्य दिनचर्याओं में भी इसका चयन किया जा सकता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से अधिक गर्मी या ठंड से बचाव हो सकता है। बीमारियों से सतर्क रहने में
मौसम का पूर्वानुमान हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान कृषि, आपदा प्रबंधन, यात्रा, दैनिक जीवन और स्वास्थ्य जैसी अनेक परिस्थितियों में उपयोगी होता है। पेज 41 पर पूछा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक में 2.13 चित्र दिया गया है भारत का, उस मानचित्र को ध्यान से देखें। यह भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 29 मई 2024 को जारी किया गया। प्रतीकों का अध्ययन करें और मानचित्र पर दर्शाई गई परिस्थितियों के साथ मिलान करें। आप उस दिन क्या क्या घटित होते देखते हैं, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में भारतीय मौसम विभाग लोगों को सचेत कर रहा है, किन राज्यों में चेतावनी के संकेत हैं और वह भारत के कौन से भाग हैं जो भीषण मौसमी घटनाओं से मुक्त हैं, और किन राज्यों में ताप लहर की संभावना है। त्रिपुरा और लक्षद्वीप में चेतावनी का कारण क्या है। तो इसका उत्तर है कि उस दिन क्या क्या घटित होते दिखता है। मानचित्र से स्पष्ट है कि देश के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न मौसमी परिस्थितियां सक्रिय हैं। कुछ क्षेत्रों में ताप लहर, भीषण ताप और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा, तटीय और द्वीपीय भागों में तेज हवाएं, भारी वर्षा और कई हिस्सों में अलर्ट या चेतावनी स्तर जारी किया गया है। किन राज्यों में चेतावनी के संकेत हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली क्षेत्र, मध्य भारत के कुछ हिस्से, दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ तटीय और आंतरिक क्षेत्र, पूर्वोत्तर के चुनिंदा भाग, और इन क्षेत्रों में जो लाल नारंगी लाल रंग से जो है अलर्ट और गंभीर चेतावनी दिखाई गई है। भारत के कौन से भाग भीषण मौसमी घटनाओं से मुक्त हैं, तो मध्य और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र जहां हल्की या सामान्य मौसम स्थिति हरा या पीला रंग के संकेत से दिखाई गई है। किन राज्यों में ताप लहर की संभावना है, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, वहां पर ताप लहर की संभावना बताई गई है। त्रिपुरा और लक्षद्वीप के बारे में जो संकेत हैं कि वहां पर वर्षा, गरज चमक की चेतावनी और लक्षद्वीप में तेज हवाएं और वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम को समझना, इस पाठ के जो अंत में क्रियाकलाप और प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। तत्वों को मापने वाले उपकरणों के साथ उनका मिलान करें। तो प्रयुक्त उपकरण जैसे कि आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, यह आर्द्रता को मापता है। पवन वेग मापी एनीमोमीटर, यह वायु की दिशा और गति मापता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर, यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। ताप मापी यानी थर्मामीटर, यह तापमान को मापने के काम आता है। वर्षा मापी यानी रेन गेज, यह वर्षण को मापता है। पाठ के अंत में प्रश्न पूछा गया कि ज्योत्सना सोच रही है कि जून में वह मुंबई में अपनी विद्यालय यात्रा के समय कौन से कपड़े साथ ले जाए। वह मौसम के पूर्वानुमान को देखती है जो 29 डिग्री सेल्सियस और 84% आर्द्रता की भविष्यवाणी करता है। आप क्या सलाह देंगे। तो मुंबई में जून के माह में तापमान 29 डिग्री और आर्द्रता 84 डिग्री होने के कारण मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इसीलिए ज्योत्सना को हल्के, ढीले और सूती कपड़े, इसके अलावा टोपी, कैप, रेनकोट या छाता और आरामदायक जूते साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। साथ ही पर्याप्त पानी पीते रहने की सलाह भी दी जाएगी। प्रश्न है, कल्पना कीजिए आपका एक छोटा समूह वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर रहा है। उसे स्थापित करने के लिए स्थानों के विकल्प दिए गए हैं और सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का निर्धारण कीजिए। और अगर जो आपने स्थान चुना है वह क्यों चुना उसका कारण भी लिखें। तो वर्षा मापी यंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो स्थान है वह है तीसरा, ऑप्शन 3, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान। कारण यह स्थान खुला और समतल
जहां आसपास की दीवारें, पेड़ या इमारतें वर्षा के जल के संग्रह में बाधा नहीं डालेंगी, जिससे वर्षा की मात्रा सटीक रूप से मापी जा सकती है। प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग जम्मू कश्मीर से ली गई सारणी पाठ्य पुस्तक में भी है और स्क्रीन पर भी आप उसे देख सकते हैं। आंकड़ों को देखते हुए इस दिन जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के मौसम की स्थिति को दर्ज करने के लिए एक लघु आलेख लिखें। तो इस सारणी के अनुसार हम एक लेख लिख सकते हैं कि दिए गए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिखाए गए दिन जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में मौसम ठंडा और नमी भरा रहा। श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग जैसे ऊंचे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहा। इससे स्पष्ट है इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बनी हुई थी। काजीगुंड, कुपवाड़ा और कुकरंग में वर्षा और हिमपात दर्ज किया गया, जिससे मौसम और अधिक ठंडा हो गया। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकांश स्थानों पर 90% से ज़्यादा रही, जो नम और शीत वातावरण का संकेत देती है। कुल मिलाकर उस दिन जम्मू कश्मीर में मौसम शीतल, आर्द्र और कुछ क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात युक्त रहा। मौसम को समझना पाठ पर आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। यही प्रश्न अक्सर आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि मौसम की परिभाषा लिखें। तो उसका उत्तर है किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। प्रश्न है क्षोभ मंडल क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह सतह से 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। प्रश्न मौसम के 5 मुख्य तत्वों के नाम लिखें। तो तापमान, वर्षण, वायुमंडलीय दाब, पवन और आर्द्रता, ये मौसम के मुख्य तत्व हैं। जल वाष्प क्या है? अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन जल वाष्प कहलाता है। प्रश्न है मौसम विज्ञान क्या है? मौसम और इसके विकास का व्यवस्थित अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। यही अध्ययन मौसम के पूर्वानुमान का आधार है। प्रश्न है भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है इस विभाग की स्थापना 1875 में हुई। इसका आदर्श वाक्य है आदित्य जाते वृष्टि, यानी सूर्य से वर्षा होती है। प्रश्न है समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो यह 1013 मिलीबार के लगभग होता है। प्रश्न है पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह पवन कहलाता है। प्रश्न है क्षोभमंडल को मौसम की परत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि वर्षा, बादल, पवन और तूफान क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। प्रश्न ताप सीमा टेम्परेचर रेंज क्या होती है? किसी दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच जो अंतर है उसी को ताप सीमा कहते हैं। प्रश्न सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित वास्तविक जल वाष्प और वायु द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम जल वाष्प की मात्रा, उसका जो प्रतिशत अनुपात होता है वह सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। प्रश्न है वर्षा मापी को खुले स्थान पर क्यों रखा जाता है? इसलिए ताकि पेड़, दीवार या भवन वर्षा के जल संग्रहण में बाधा न डालें और उसका जो मापन है वह सटीक रूप से हो सके। प्रश्न है ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है ऊंचाई बढ़ने से वायु हल्की हो जाती है, वायु का घनत्व कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, इसलिए वायुमंडल दाब कम होता है। प्रश्न है स्वचालित मौसम केंद्र क्या है और इसके लाभ क्या हैं? इसकी परिभाषा है कि स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित
तंत्र है जो विभिन्न संवेदकों का उपयोग करके मौसम के आंकड़ों को स्वतः मापता और दर्ज करता है। इसके लाभ है कि मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लगभग 24x7 यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन निरंतर डेटा संग्रह करता है। अधिकतम सटीक मापन यह देता है। दुर्गम स्थानों जैसे कि हिमझील पहाड़ों पर इसे स्थापित किया जा सकता है और त्वरित और समयबद्ध जानकारी इससे हमें मिलती है। तो यह थी वीडियो मौसम को समझना पाठ पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य पाठों के वीडियो, अन्य विषयों के वीडियो भी आपको समय सिर मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।